एम ई वी, बिल्कुल सही। तो 2√m बाई क्यू, क्यू कितना 2e इंटू बी, खटाक खटाक। तो ध्यान देखो, तो मेरे हिसाब से आंसर आया एम वी बाई ई बी स्क्वायर। अरे हाँ सर, देखा तो सही आ रहा है क्या? हो, देखा मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी? ये देखो 1/b बाहर आ गया ना? हाँ सर, बाहर आ गया, बस मैंने उसे अंदर लिख दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बताओ, जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। तो अगर ऐसे कभी सवाल आ जाए कि एक अल्फा पार्टिकल को, देखो इसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मिल गई, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म भी मिल गया। आपको उनको जोड़ना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गन की बात थोड़ी, मतलब बेसिकली सही बताऊं तो इनसे ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये वास्तविकता में तो एक साथ एग्जिस्ट करती है, आपस में इंटरलेट करती रहती है। रियल कहानी एक्सपेरिमेंट्स की इस कहानी के बाद चालू होती है। ऑल्दो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स मेंशन होते ही नहीं है, पर मैं उनको फिर भी एक डिसेंट लेवल तक पढ़ाऊंगा, ताकि अगर कभी कोई पैराग्राफ के रूप में या कुछ ऐसे सवाल उनसे निकल के आ जाए तो आपको आना चाहिए। पर रियल पीएचडी यहां से चालू होती है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है। तो √mv/EB², √mv/EB², सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लग रहा है सर, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजेदार। बोलो क्लियर? ओके सर, आ गया सर, ये आ गया क्या? हाँ सर आ गया। सो 1/b √mv/e। मैं तो कह रहा हूं कोई भी पार्टिकल ले ले, अब इलेक्ट्रॉन ले ले, कभी अल्फा पार्टिकल ले ले, पॉजिट्रॉन ले ले, स्टैंडर्ड जो अपने पार्टिकल हैं कौन कौन से हैं अपन जानते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, अल्फा पार्टिकल, ये जनरली ज्यादा आते हैं। पॉजिट्रॉन, ये सुना है क्या तुमने? नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं मैं। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन में क्या अंतर है, फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनो। न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27। प्रोटॉन का मास भी लगभग लगभग क्या यही होता है? चार्ज। अगर चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन पे चार्ज, रिवीजन करा रहा हूं ये, हो, चार्ज की अगर बात करें किस पे? न्यूट्रॉन पे, तो 0 होता है। ये स्टैंडर्ड पार्टिकल्स हैं। हो, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 केजी में चल रहा है ये सब। ध्यान से देखो, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन, पर ये दोनों मास बहुत बड़े हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देखो, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 केजी में चलता है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। ये थोड़ा बहुत याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। फिजिक्स में अगर ये सब पढ़ना है तो थोड़ा बहुत याद रखो, थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट रहता है तो अच्छा रहता है, ताकि अपने इनसे थोड़े से मतलब समझो अपने को फील आती है, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने को। अच्छा ठीक है भाई। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। हो, हीलियम न्यूक्लियस, ओके सर, यानी कि 2He4 + 2E। अरे हाँ, बिल्कुल क्लियर। अल्फा पार्टिकल मतलब अगर मास की बात करो तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन एटम में। अरे हाँ, यानी कि अगर तुम ध्यान से तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, हालांकि थोड़ा सा इससे कम होता है, अप्रोक्सीमेट है वो। हो, तो 4m ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जो मानना हो, ठीक है। ऐसे उसका चार्ज -2 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। वैसे तो गिवन होगा, परेशान नहीं हो। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन का मतलब मास इलेक्ट्रॉन के बराबर। हो सकता है तुमने नहीं सुना हो, एक अलग टाइप का पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो 9.1 × 10⁻31 और इसका चार्ज होता है, इसका प्लस था, इसका चार्ज है +1.6 × 10⁻19। इसे बोलते ही पॉजिट्रॉन इसलिए हैं। क्यों भाई? ध्यान से सुनो, इसमें चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, पर मतलब इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना होता है पर पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसलिए पॉजिट्रॉन। और ट्रॉन क्यों? इलेक्ट्रॉन वाला ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसा मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसा मास है। अरे हाँ सर, ये कहानी अगर ऐसे ही बताइए फिजिक्स के लिए, जनरल कहानी, जनरल कहानी याद रहे
तो फील आती है धीरे धीरे, है ना। थोड़ी थोड़ी कड़वी कड़वी दवाई है ना रटने वाली, वो धीरे धीरे चैप्टर में घुसाता रहता हूँ। ये कड़वी दवाई तो क्या रटना, तो थोड़ा सा दिमाग में फील आती है, क्योंकि इन 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 ऐसे समझे आप, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनका नाम लगातार आता रहता है। और भी अपन चीजें पढ़ेंगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, गामा, ये वो धीरे धीरे वो मॉडर्न में आएंगी। अभी इतना बहुत है आपके लिए। हालांकि ये सब आपने केमिस्ट्री में भी जरूर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में इसके बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो खैर आपकी सही है, मैं थोड़ा सा भटक गया अपनी राह से, बट काम की बात है तो इसलिए आपको बता दिया, थोड़ा रिवीजन टाइप करा दिया। तो जनरल कहानी याद रहे, याद रहे, जनरल कहानी याद रहे तो फील आती है। बहुत बढ़िया सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। एक्चुअली जो आपने पढ़ा ना, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वाली कहानी, एक्चुअली ये ना कई कई एक्सपेरिमेंट्स में यूज आता है। मैक्सवेल्स के एक्सपेरिमेंट आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, मैं एक आध और बता दूंगा। अभी तुम्हें पहले सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनो। एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जानते हो? अरे हाँ, आइसोटोप्स जानते हो। मान लो आपके पास किसी गैस में आइसोटोप्स हैं, है ना। अब उनको तुमको अलग करना है। अब ऐसा समझो कि आइसोटोप्स अलग, आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होता है? मास। अरे हाँ, या मैं कह रहा हूं दो चार्ज पार्टिकल है किसी गैस में, कहीं दो चार्ज पार्टिकल, उनको अपने को अलग अलग करना है, आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स में अपन बात जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ सर, तो मास नंबर उनका अलग होता जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, पर जो उनका जेड वैल्यू होती है नीचे वाली, वो सेम होती है। मतलब अगर अपन किसी भी एलिमेंट को ऐसे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका ये वाली चीज चेंज होती है, ये वाली मास नंबर। अरे हाँ सर, उनमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, उन्हें अपन आइसोटोप्स बोलते हैं। खैर मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं। सोचो, मैं कह रहा हूं किसी भी एक गैस में जो चार्ज पार्टिकल्स है वो दो टाइप के, अलग अलग। अब उन्हें अलग करना है, कैसे करें, ध्यान से। ये इसे बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। डिफरेंट मास की वजह से अपन इनको अलग कर लेते हैं। हालांकि तुम्हें से लेने नहीं, मान लो दो चार्ज पार्टिकल के दोनों के मास अलग अलग थे, भले चार्जेस सेम थे, उनको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से पास करा। देखो समझ अपन ने करा क्या, ऐसे। अब समझने का प्रयास करो कि अगर दोनों का सेम मास, मैं तो कह रहा हूं दोनों का सेम, दोनों ऐसे समझो, ऐसे समझो आपके पास दो मासेस थे, m1 m2, पर चार्ज सेम था q q। ठीक, ऐसा समझो, इनको अलग करना है। तो क्या करो, एक्सेलरेट, यहां सुनना, एक्सेलरेट बोथ बाई सेम पोटेंशियल। मान लो अपन ने इस पूरे मसाले को सेम पोटेंशियल से एक्सलेट करा, तो क्या दोनों पे क्यूवी क्यूवी सेम आया? पर ध्यान से देखो, क्या दोनों का v अलग अलग आया? क्यों? क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। अरे हाँ, यानी कि मोमेंटम की अगर बात करें, जैसे लिख सकते हैं p1² / 2m1, और इसे लिख सकते हैं p2² / 2m2। अरे हाँ, तो p1 की वैल्यू क्या आ गई, 2m1 qv का रूट, और p2 की वैल्यू क्या आ गई, √2m2 qv। अरे हाँ, क्यों √2 qv qv सेम है, पर m1 m2 तो अलग है। अरे हाँ सर, अगर तुम ध्यान देखो, इनको अब एक परपेंडिकुलर, देन प्रोसेस क्या लिया, देन पास थ्रू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं कि कैसे, क्यों सवाल इनसे बनते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में काम आते हैं ये। हम एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं लेते हैं, पर उसकी काम की बात तो समझ लें, उसके कॉन्सेप्ट को तो समझ लें, तो हमें कहानी थोड़ी अच्छे से समझ आएगी। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, तो एक्सलरेट बोथ बाई सेम पोटेंशियल देन पास थ्रू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, अब सोचो कि अगर दोनों का मास अलग है तो सोचो रेडियस r1 क्या होगा। रेडियस होता है p1 बाई, यानी कि 2m1 qv बाई qb। ओ हो, और r2 क्या होगा, √2m2 qv बाई qb। ध्यान से देखो तो ये आ गया, फिर से वही बात, 2qv बाई, सॉरी
m1v/qb² और ये आ गया 2m2v/qb²। अरे हाँ सर, Q और B तो दोनों का सेम था ना। अब सोचो तो R1 R2 का रेशो क्या आ गया, R1 या R2 का रेशो आ गया √m1/m2। पहली बात तो ये सवाल ही अपने आप में बहुत आता है कि if two charges of same charge but of different masses passes through same potential difference, accelerated through same potential difference, pass through a magnetic field, then what is the ratio of their radiuses? ये रहा, ये सवाल है। क्यों? क्योंकि इससे फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? सुने, फायदा इसलिए होता है कि एक का रेडियस R1 है, मान लो इसका सेंटर ये रहा, दूसरे का सेंटर ये रहा, यहां पे यार्ड। अरे हाँ सर यार, अब सोचो क्या दोनों का रेडियस अलग होने की वजह से जब वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमेंगे तो क्या वो अलग अलग हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, एक बात तो अलग अलग हो गए, दूसरी बात उल्टा भी तो सोच सकते हो। सोचो, मुझे मासेस नहीं पता थे कौन कौन से पार्टिकल हैं, तो सोचो मैंने यहां से घुसाया और 2 पार्टिकल आए इधर से, क्या जहां से घुसाया और जहां से आया क्या वहां से R1 R2 पता पड़ गया? अब सोच, मान लो तुझे M1 नहीं पता है तो M1 निकाल सकते हो, क्यों नहीं पता तो क्यों निकाल सकते हो। क्या R1 R2 प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं? अरे हाँ, तो हम पार्टिकल्स अगर अननोन हो तो उनका ज्ञान भी ले सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल था। Q/m का रेशो निकाल सकते हैं, देखो आप पार्टिकल का, ये देखो। अरे हाँ भाई, V हमने लगाई हमें पता है, B हमने लगाया हमें पता है, 2 पहले से पता है, R1 प्रैक्टिकली पता पड़ा। क्या Q/m का रेशो निकाला जा सकता है? अरे हाँ, दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड टू कैलकुलेट unknown particle Q/m ratio by measuring R practically। अरे हाँ सर, मतलब अब ये सोचो, इससे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, आपको खूब सवाल आते हैं। अल्फा पार्टिकल डाल लो, ये डाल लो, 2 चार्ज पार्टिकल डाले, बताओ उनका Q/m का क्या रेशो होगा। Q पता है तो M आ जाएगा, M पता है तो Q आ जाएगा। क्या हम R को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके क्या Q/m के रेशो पर कमेंट कर सकते हैं? हाँ सर, तो सोचो ऐसी बातें अपन कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? हाँ सर, समझ आ रहा है सर, सही लग रहा है सर। बोलो कहानी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्यों नहीं क्लियर है? धीरे धीरे से बोलो ताकि आपको समझ में आ गया। ऐसे सवाल बन सकते हैं बहुत सारे। Mass spectrometer is used to segregate the 2 isotopes of same material. Mass spectrometry is an analytical technique that is used to measure the mass to charge ratio of the ions. हो देखा, mass to charge ratio of the ions, आइसोटोप्स को अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। सेटअप है, सेटअप क्या है आप समझो कि चार्ज पार्टिकल्स लो, उनको V वोल्ट से एक्सेलरेट करो, V वोल्ट से एक्सेलरेट करके मैग्नेटिक फील्ड में गिराओ, उनके सर्कल्स बनाओ, सर्कल बना के रेडियस नापो, कैलकुलेशन करो, जो चाहिए वो मिलेगा। दिस इज अ सेटअप, दिस इज अ सेटअप। अब सवाल इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए डरना मत। अगर ऐसे कभी सवाल आए तो बहुत नॉर्मल होते हैं, बात समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से होते हैं, पर ये सवाल आ सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली बेस्ड सवाल है जो जीवन में या एक्सपेरिमेंट्स में यूज लिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एज पर द रिक्वायरमेंट। यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। क्या कर रहे हो सर? कुछ ही कर रहा हूं, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। हो समझ आया। हाँ हाँ, ये तो लिख ही दिया था सर, हमने खुद ने भी लिख लिया था। ये बोला आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर, अच्छा लगा सर। आर के लिए ऊपर ने पहले भी लिख दी थी। हाँ देखो, R1 R2, ओ हो, ये ऐसे आ गया। रेशो पूछ ले, रेशो आ जाएगा, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी आ जाएगा। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो ध्यान से,
ये पुरानी कहानी जितनी थी ना, ये पूरी पुरानी कहानी। मैं इसमें चलो एक और चीज बताता हूँ तुमको, तो अच्छा लगेगा तुमको। देखो एक और तुम्हें एक्सपेरिमेंट वाली बात बताता हूँ। देखो अब सुन, एक्चुअली ना ऐसे एक्सपेरिमेंट्स एक और होते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं सुनना, उसमें ऐसे करते हैं कि मान लो ऐसे समझो कि ऐसे एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है छोटी सी, टक 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 टक। एक्सपेरिमेंट के नाम वाम बता के आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर इन पर सवाल आ सकते हैं। उसमें करते क्या है ये समझो बस। अब करते क्या है समझो कि इससे ये ऐसे एक रीजन है, याद है टी वाला रीजन? अरे हाँ सर, टी वाला रीजन याद है सर, याद है सर, बढ़िया याद है सर। टी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही, छोटा सा ही टी है, नॉट टू, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। अरे हाँ, अब तुम्हें याद करो तो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां से डालते थे, याद करो उसमें डेविएशन होता था ऐसे, कुछ याद है? अरे हाँ सर, याद है थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी बाई आर, याद है कुछ? अरे हाँ सर, और आर हुआ करता था याद करो एम वी बाई क्यू बी। अरे हाँ सर, और याद करो आर को अगर वैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अंडर रूट टू एम क्यू वी बाई क्यू बी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/b रूट ऑफ 2mv/q, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे हाँ सर, ऐसे करने से एक्चुअली करते क्या है, ऐसे समझो कि आपने दो चार्ज पार्टिकल जो अपन पहले कर रहे थे ना रेडियस वाला, उसका एक और तरीका है, आप ऐसे समझो। अब क्या करते हो उस कैलकुलेशन को समझना, करते क्या ध्यान समझो कि मान लो कि यहां से ऐसे 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 जाके दूरी पर, एक अच्छी खासी दूरी पर अपन ने एक स्क्रीन ली। क्या ली? एक स्क्रीन। एक्चुअली स्क्रीन होती है ZNS वगैरह की, तुम्हें उससे कोई लेन देना नहीं। तुम तो ऐसा समझो कि जब भी इसमें चार्ज पार्टिकल टकराता है स्क्रीन पे, तो वहां पे स्पॉट बन जाता है, तो हमें पता पड़ जाता है पार्टिकल कहां टकरा रहा है। बेसिकली हमें पता तो पड़ना चाहिए टकरा कहां रहा है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अरे हाँ, अब देखो अगर तुम ध्यान दो तो ये पार्टिकल यहां टकराया, ओ हो ऐसे, इसके बाद तो सीधा चला गया ना वो, डिविएट होने के बाद। अरे हाँ, अच्छा ये साइन थीटा टी इज स्मॉल, प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, टी इज स्मॉल, ओके, देयरफॉर साइन थीटा इज आल्सो स्मॉल। ये प्रैक्टिकल डेटा होता है, टी को बहुत बड़ा नहीं लेते, थोड़ा सा डेविएट कर दिया बस, चार्ज क्यों आया जो कि एक्सलेटेड था, ओ हो, और एक्सलेटेड को छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड में पास करा तो थोड़ा सा डेविएट हो गया, पटेड़ा घुसा। अरे हाँ, बात तो सर आपकी सही है। अब तुम बहुत ध्यान से देखो तो कि अगर ये छोटा है तो ये दूरी यहां से लेकर यहां तक स्क्रीन को डी लिया जाता है। डी ऐसे समझो बड़ा होता है, बड़ा होता है, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं, पर कभी सवाल वाला आ जाए तो डरना मत। बड़ा होता है टी से, काफी बड़ा होता है टी से। अच्छा, अरे तुम ध्यान दो तो ये ऐसे निकला है यहां से, ये दूरी अपने पास टी डी दे रखी है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आए, यहां से ले लो चाहो तो, डी कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल आपको। यस, ये अपना डी, ओहो, अब क्या करें, ध्यान से देखो। अगर तुम बहुत अच्छे से देखो, तुम नीचे से लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो मैं बिल्कुल ध्यान से समझा, तुम देखो ये ऐसे टक 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 टक। जैसे सोचो साइन थीटा छोटा है तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये नेग्लिजिबल है। हाँ सर, तो अप्रोक्सीमेटली डेटा कैसे लिया जाता है मैं आपको बताता हूं। अरे हाँ, अब तुम एक्सपेरिमेंटली सोचो, तुम्हें क्या क्या पता है एक्सपेरिमेंटली, सोचो एक्सपेरिमेंटली क्या क्या पता है, सोचो। वी हमने लगाया, ओके, डी हमने बनाया, टी हमने बनाया, बी हमने बनाया। अरे हाँ सर, बी भाई क्यू और वी तो क्यू और एम हो सकता है, हमें नहीं बताओ, चार्ज पार्टिकल नहीं पता करना हो, पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया, स्क्रीन की दूरी डी हमने ली, मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस हमने ली, बी हमने लगाया, ओके। अब सोचो ये पार्टिकल कहीं जाके टकराया तो ये दूरी हुई y, क्या हुई y, सोच के देखो तो y भी हमें पता है।
जहां टकराएगा तो हमें पता पड़ेगा ना, y तो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे ना। हाँ सर, बिल्कुल कर पाएंगे सर, सही बात बोल रहे हो सर, आप अच्छा बोल रहे हो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। अब तुम बहुत ध्यान से देखो, क्या ये जो ट्राइंगल इधर वाला दिखाई दे रहा है, क्या इसमें लिख सकते हैं tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली y बाई डी, क्योंकि ये नेग्लिजिबल दूरी है। अरे हाँ, इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, क्योंकि थीटा इज स्मॉल, इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। y बाई डी इज अप्रोक्सीमेटली थीटा इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा एंड साइन थीटा इज t बाई r, सो y बाई डी इक्वल टू t बाई r। ध्यान से देखो तो r की वैल्यू dt बाई y, ये तीनों चीजें पता होती है आपको, तो रेडियस निकल आया एक तरीके से सोचो तो। ये फिर से देखो एक और इनडायरेक्ट तरीका है, यहां पे अपन स्क्रीन पे टकराने की बजाय इस प्रोसेस की बजाय ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको बोला गया है। इसके एक्सपेरिमेंटल कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। स्क्रीन होती है, खड़ाक से पार्टिकल टकराता है, वाई नापते हैं, पता पड़ता है। अच्छा, अब सोचो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 बाई बी अंडर रूट ऑफ 2mv बाई क्यू इक्वल टू dt बाई वाई। ओ माई गॉड, आ गया भाई। अब इसमें से सोचो q बाई एम का रेशो पूछ ले, इसमें देखो आपको q बाई एम का रेशो निकाला जा सकता है, क्योंकि फिर से आपको b पता है, बड़ा B पता है, D पता है, T पता है, Y पता है, रेशो आ गया किसका, यानी कि पार्टिकल की जानकारी आ गई। ओ हो, बात तो सर आपकी सही है। अरे मैं तो कह रहा हूं दो चार्ज पार्टिकल डाल दो, क्या दोनों का y1 y2 अलग आ जाएगा? y1 y2 अलग अलग आ जाएगा तो कहानी अलग बन जाएगी। तो ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ना, इसको ऐसे सर्कल की बजाय ऐसे भी करा जाता है, बल्कि ज्यादा ऐसे करा जाता है, जो मैंने आपको बताया है। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी समझाया है। तो अगर इस तरीके का सवाल कहीं आ जाए तो आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। अरे यस और नो। हाँ, पता है तुमसे ना, इसीलिए पता है, जैसे ये तुम्हें कई किताबों में एक सवाल मिलेंगे, मैं बताता हूं कैसे। क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। पहले तो उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अरे हाँ सर, बोलो। वो नेग्लिजिबल लिया जो समझ में आई ये वाली कहानी, थीटा बहुत छोटा है, कितना सा डिविएट होगा। अच्छा, तुम अगर देखोगे ना, जैसे एचसीआर वगैरह में देखोगे, तो ये सवाल के रूप में दे रखा है कि इस नेग्लिजिबल दूरी को निकालिए। वो पता है इसलिए ही निकलवाते हैं ताकि आपको ये समझा पाए कि इस y के कंपैरिजन में काफी छोटा है, इसे उड़ाया जा सकता है कैलकुलेशन की टर्म्स में। ओके, अब पता है ये नेग्लिजिबल दूरी कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। नेग्लिजिबल दूरी कैसे निकालते हैं, सुनना। वो भी, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बड़ी तो है नहीं वो। उसको ये प्रूव करने के लिए निकाल दे ताकि बता पाए भाई वो नेग्लिजिबल है, परेशान मत हो। मान लीजिए आपका वाई आया 10 सेंटीमीटर और नेग्लिजिबल दूरी आई 0.1 mm, तो उड़ा दो। अरे हाँ सर, देख कैसे निकालते हैं, पता है क्या करते हैं? ऐसा बोलते हैं कि देखो आपके पार्टिकल से v से आ रहा था चार्ज q, और समझो तो t दूरी तक चला। कितनी दूरी तक? t दूरी तक। तो अपन ने क्या बोला कि इतना कम डेविएट हुआ थीटा, ध्यान से समझना, कि जो फोर्स रहा ना QVB, थीटा इतना स्मॉल था कि जो फोर्स QVB था उसने अपनी डायरेक्शन लगभग वही रखी। अरे हाँ, थीटा इतना स्मॉल था कि QVB की डायरेक्शन सेम मान सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा मान लो फिर, अरे बहुत थोड़ा ले तो QVB ऐसे ही मान लो। ओ हो, तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया, QVB बाई m अपवर्ड्स। अरे हाँ सर, अब सोचो ये जो नेग्लिजिबल दूरी है, टक 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 टक, इस दूरी को क्या इसी एक्सेलरेशन से चलाया? क्या इसी एक्सेलरेशन ने चलाया?
अरे हाँ सर, इसी ने तो चलाया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब पता है ऐसे पूछा जाता है कि टी की वैल्यू अगर 1 सेंटीमीटर है तो कितना आप चले, मान लो टी है, तो सोचो यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेट आने में क्या टाइम, जो ये टी थिकनेस मान लेते हैं, है ना, तो जो टाइम लगा टी डैश, क्या वो लगा लगभग लगभग टी बाई वी। ये समझो टी डैश मैंने टी बाई वी क्यों लिखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लगभग लगभग सीधे चले ना, उई थोड़ा सी तो लेफ्ट हुए, अरे हाँ तो कितनी दूरी चले टी, अरे हाँ, और रफ्तार कितनी थी वी, और थोड़ा सा डिविएट हुआ ना, तो टी बाई वी, टाइम लगा टी डैश, ओ हो, तो जो नेग्लिजिबल दूरी इसे क्या लिख सकते हैं, हाफ ए टी डैश स्क्वायर। जब इन पैरामीटर्स में रखकर इसको निकालते हैं तो पता पड़ता है प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, थोड़ा मैं भावुक हो गया, एक्सपेरिमेंट मुझे याद आ गया, फिर मुझे एक अच्छा सवाल याद आ गया तो मैंने तुम्हें बता दिया, तब पता पड़ता है कि अच्छा y के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, इसलिए डायरेक्ट सवाल आ जाता है कई बार। ओ हो, ऐसे डेविएशन निकाला जाता है। तो ऐसा सवाल आएगा, तुम्हारे लिए मैग्नेटिक फील्ड है 1 सेंटीमीटर में थोड़ा सा डेविएट हुआ, बताओ कितना डेविएट हुआ, तो ऐसे निकाला जाता है उसको, समझ आया, बहुत छोटा सा डेविएशन था, तो ऐसे चले लगभग टी वी रफ्तार से, तो टी बाई वी टी डैश टाइम आ गया, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए ध्यान देखो क्यूवीवी को कांस्टेंट मान लिया गया, तो क्यूवीवी बाई एम एक्सेलरेशन आ गया, QVV बाई एम एक्सेलरेशन आ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो मास्टर भावुक हो गए पर चीजें बढ़िया बताई उसने। अरे यस और नो, तो बताइए एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं जो आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आएगी। और रे हाँ सर बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, अरे पक्का, अरे सोच लो, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जानदार सर, जबरदस्त सर, बोलो क्लियर, अरे पक्का, अरे सोच लो, हाँ सर क्लियर सर, पक्का सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, अच्छी बात। तो ये कहानी यहां तक की थी। तुम देखो तो रियलिटी में अपन ने इलेक्ट्रॉन गन, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट, कितनी सारी कहानी पढ़ी अपन ने। ये यूजेस थे जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और किसके, इसके और भी यूज आएंगे जब अपन, इसका एक और यूज बताऊंगा मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में, जब मैं अल्फा डीके कराऊंगा, बीटा डीके कराऊंगा, बीटा में पॉजिटिव डीके, नेगेटिव डीके, तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड से पता करते हैं कि कितने पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, किस काइनेटिक एनर्जी की तरह तहत बाहर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ी कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है तो उससे पूछ लेते भाई तेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पर सोचो ऐसे निकला कहीं से, मान लो किसी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन खूब आज, तो ऐसे पूछा भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी, इसे नाप थोड़ी सकते हैं, क्या करो उस इलेक्ट्रॉन को पास कर दो मैग्नेटिक फील्ड से, उसका रेडियस आ गया, रेडियस आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं वो, ओके। खैर अपन कहानी के दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। दूसरा पड़ाव क्या है सर, मान लो कि V और B में जो एंगल अभी 90 था, जब V और B में एंगल 0 था या 180 था तो पाथ स्ट्रेट लाइन था, हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है, पर अगर V और B में कुछ एंगल हो तो क्या होगा, देखो अब कहानी को ले जाएंगे उस तरफ कि V और B में अगर कुछ एंगल हो तो क्या हो, आ जाओ। An angle between V and B is theta. Oh my God, ध्यान से सुने, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है राइट में है, V थोड़ा टेढ़ा है, एंगल थीटा है। ध्यान से देखो तो V के दो कंपोनेंट कर लिए गए, एक V पैरेलल, एक V परपेंडिकुलर, यस और नो, यस सर, एक V पैरेलल, एक V परपेंडिकुलर, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, वी पैरेलल, वी परपेंडिकुलर, वी थीटा, कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वी पैरेलल, वी परपेंडिकुलर, थीटा, आ जाओ भाई, अब क्या करें, अच्छा तुम बहुत ध्यान से देखो तो वी पैरेलल, ध्यान सुनना, ऐसे वी पैरेलल, क्या चीज, वी पैरेलल, अच्छी बात। अब वी पैरेलल जो बी के पैरेलल चल रहा है,
ध्यान देखो तो वी पैरेलल जो कंपोनेंट है वी पैरेलल वो उसमें और बी में कितना एंगल है 0। क्या वी पैरेलल अपना पाथ अगर खाली वी पैरेलल होता तो क्या वो अपना पाथ बिल्कुल सीधा रखता? अच्छा खाली वी परपेंडिकुलर होता तो सर्कल बनाता। अब दोनों को मिलाने का प्रयास करो। देखो खाली वी परपेंडिकुलर होता तो ऐसे बनाता सर्कल। अच्छा पकड़ पकड़ के आगे कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? वी पैरेलल। आगे चल, ये वी परपेंडिकुलर सर्कल बनाएगा ऐसे, वी पैरेलल क्या ले जाएगा आगे? और हाँ सर देखो इसे कहते हैं हेलिकल पाथ। ध्यान से दो, देखो बोलो इमेजिन कर पा रहे हो क्या? ऐसे और हाँ सर ऐसे, अगर अपन ऐसे बनाए तो ऐसे दिखाई देगा ये। हाँ देखो ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे सर्कल खिंचता हुआ, खींच कौन रहा है? वी पैरेलल। सर्कल कौन करा रहा है? वी परपेंडिकुलर। मैं बोलूं सर्कल का रेडियस क्या होगा? बोलो, सर्कल तो है ना ये। इसे कहते हैं पहली बात हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर बात तो आपकी सही है। इस हेलिकल पाथ का रेडियस क्या होगा? बोलो सर एम बी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। अरे सर्कल तो वी परपेंडिकुलर करा रहा है। अरे कौन करा रहा है? सर वी परपेंडिकुलर करा रहा है तो सर रेडियस तो होगा एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। कितना होगा? एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके रेडियस हो गया एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। ठीक सर। अच्छा आगे कौन ले जाएगा? वी पैरेलल। इसमें एक चीज डिफाइन की जाती है, बोलते हैं पिच। अच्छा मुझे बताओ सर्कल करने में जो टाइम लगेगा, टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल, क्या ये तो वो ही रहेगा जो पहले था? कितना? 2πm/qb। सर्कल से रिलेट करो उसको, टाइम पीरियड तो वही लगेगा ना यार, उसको आगे ले जा रहा है बस कौन? v। अरे हाँ तो कंप्लीट करने में तो सर्कल को यही टाइम लगेगा 2πm/qb विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। बिल्कुल सही सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, जोरदार सर। ठीक। अच्छा आप देखो, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपका है ना पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ इस जगह से, ये है ना, दिखाई दे रहा है? ये ऊपर करता हूं ब्लैक ब्लैक, नहीं तो मेरे टी शर्ट से मैच हो जाएगा। ऐसे कर देते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ। अरे हाँ सर अब सोचो अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो सोचो ऐसे सर्कल घूमा इसने, क्या इस लाइन को, इस ब्लैक वाली लाइन को बार बार टच करेगा? हाँ सर क्या ये इस वाली लाइन को जहां से स्टार्ट हुआ बार बार टच करेगा? अच्छा ये बात पहले तो लॉजिकली समझ आई क्या? हाँ सर बार बार टच करेगा। अच्छा हाँ हर चक्कर के एंड पर टच करेगा। अरे हाँ सर हर चक्कर के एंड पे टिक, ऐसे टिक टिक, मतलब कब कब टच करेगा? T=0 पे टच करेगा, T पे करेगा, 2T पे करेगा, 3T पे करेगा। अरे हाँ एक एक चक्कर T, 2T, 3T। हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल सही। तो 0T, 2T, 3T। ठीक भाई अब सुनो, अब सोचो अगर सिर्फ V परपेंडिकुलर होता तो ये चक्कर का नहीं आ जाता? क्या ये हर एक चक्कर में इस पे आगे सरक रहा है? जितना वो एक चक्कर में आगे सरक जाता है इस लाइन पर उसे कहते हैं पिच।
मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, कंफ्यूज मत होना, इसे कहते हैं पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ओ माय गॉड, सोचो, ये जो आगे सरक जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पिच। अरे क्या कहते हैं? पिच। पिच क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द सेम लाइन इन वन टाइम पीरियड। एक चक्कर लगा ना, इन वन टाइम पीरियड को कहलाती है पिच। सोच के देखो पिच की, अच्छा पिच को चलाता कौन है? सोचो, वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। अगर इस डायग्राम के हिसाब से समझें तो आर की वैल्यू लिखी जा सकती है mv sin थीटा बाई क्यू बी। अरे हाँ, और पिच की वैल्यू लिखी जा सकती है v cos थीटा इंटू 2πm बाई क्यू बी। ध्यान से देखो तो इस हेलिकल पाथ का ना तो समय के साथ रेडियस चेंज हो रहा है, ना पिच चेंज हो रही है, अरे हाँ सर, ना स्पीड चेंज हो रही है। तो पता है इसे क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ with constant pitch। helical path with constant pitch। okay sir, got your point sir। बात समझ आई सर? क्लियर है सर? बहुत बढ़िया सर। चलो भाई, ये कहानी है जब V और B के बीच में एंगल कोई हो थीटा, तो 3D में पास आता है हेलिकल। उसकी एक पिच होती है, उसका एक रेडियस होता है mv परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, जो v परपेंडिकुलर पैरेलल टू द b होता है उसको आगे ले जाता है। पाथ की शेप कैसी होती है 3D में वो आपको समझ आ रहा है, पिच क्या होती है आपको समझ में आ रहा है, रेडियस क्या होता है वो आपको समझ आ रहा है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, हाँ सर। समझ तो आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर? बोलो भाई। शानदार, जबरदस्त, मस्त एकदम। आ जाओ, ठीक, बिल्कुल क्लियर। लो भाई, हो डायग्राम बना, ये हो ये चला, ये आ गया v sin थीटा, पिच आ गई क्यू वी बी आर एम वी sin थीटा बाई क्यू बी। और हाँ ये तो हम समझ गए। तो हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच। पिच देखो समझाया, ओ हो, किसी भी टाइम पीरियड द पार्टिकल इज 2πm बाई क्यू बी। ओ हो, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ध्यान देना, ये टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, क्यों से सर्कल का था, और ये अपनी आ गई पिच। तो ये दो चीजें थी किसमें? जब V और B कुछ एंगल पर हो। आगे बढ़े। हाँ भाई, तो अपने को पता पड़ गया भाई हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच। थोड़ा सा उसके 3D वाले सवाल कर लेते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आपको बात समझ आ जाएगी। चलो भाई, चार्ज पार्टिकल Q स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन 0,0 विद वेलोसिटी v वेक्टर v1 i कैप प्लस v2 j कैप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू b नॉट i कैप। फाइंड द पोजीशन वेक्टर r वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। हमें तो समझ में आ गया कि वो हेलिकल पाथ है। अच्छा, अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को वेलोसिटी दे रखी है v1 i कैप प्लस v2 j कैप और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है i कैप में। मतलब ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात पर सवाल पर मतलब करने से पहले एक बात समझ में आ जाएगी कि सर ना, जो अपना V1 है ना सर, वो V पैरेलल का काम करेगा सर, और सर जो V2 है ना सर, वो V परपेंडिकुलर का काम करेगा सर वो। अरे हाँ सर, भैया J कैप है ना। हाँ, बात तो सही लग रही। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो, ऐसे अपना x एक्सिस बिल्कुल सही, ऐसे अपना y एक्सिस बिल्कुल सही, अच्छी बात। Z अपना बाहर है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अपनी मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत ध्यान से देखो तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चेक 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 चेक। अरे हाँ सर, अच्छा सोच के देखो, तो जो अपने को वेलोसिटी दी गई है वो देखो, एक कंपोनेंट तो इधर है v1 और एक कंपोनेंट है इधर v2। क्या v2 वो है जो इसे सर्कल घुमाएगा? पहले बताओ सर्कल कौन से प्लेन में होगा अगर खाली v2 होता तो? अगर खाली v2 होता तो सर्कल कौन से प्लेन में होता? बोलो, अरे बोलो सर। सर्कल होता सर YZ प्लेन में। अरे हाँ सर, कौन से प्लेन में होता? YZ प्लेन में। देखो इधर Y है, अपने हिसाब से घुमाना, इसको ऐसे ऐसे रखा था, इधर X इधर Y, मैं अपने प्लेन से बता रहा हूं,
इधर x इधर y इधर z। अरे हाँ, अब ध्यान दो, तो इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं अपन। खैर अभी अपन सिंपल सिंपल सी बातें अपनी करते हैं। ये अपना y, ये x, ये अपना z। ओके सर, अब ध्यान से देखो, तो v2 है वो जो उसे सर्कल घुमाएगा, v1 वो है जो पिच की तरफ ले जाएगा। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तुम्हें बात समझ में आएगी कि r इक्वल टू mv2 बाई क्यूबी, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यूबी। बिल्कुल सही। ध्यान से सोचो तो पिच कितनी है? पिच हो गई v1 इंटू टाइम पीरियड। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। ओके, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अब ध्यान से देखो इधर। ओके, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। एक्स आई क्या प्लस वाई, हमें बेसिकली किसी भी टाइम टी पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ऐसे तुम देखो तो 3D में चल रही है कहानी। अगर तुम इसको बहुत ध्यान देखो तो आपको ऐसे दिखाई देगी, ये ऐसे वाई जेड प्लेन अंदर जाएगा, वो ऐसे अरे हाँ सर, ऐसे ही चलेगा सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, ऐसे ही चलेगा सर। सही लग रहा है सर, बिल्कुल सही है सर, परफेक्ट। अरे पक्की बात? अरे सोच लो। हाँ सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ये V2 ये अपना V1। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चाहिए। तुम अगर ध्यान से देखो ना तो एक बात तो बहुत क्लियर है, क्या कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो तो सिर्फ V1 चला रहा है। अरे हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट को कौन चला रहा है? V1। और वाई जेड में सर्कुलर पाथ बदलाव ला रहा है V2 से। अरे हाँ, तुम अगर एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिखना चाहते हो ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट है, ध्यान से देखो। क्या मैं एक्स कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूँ V1t? हाँ सर, अरे V1 ही है तो जो इसको ले जा रहा है, तो t टाइम में अपन x कितना चल जाएंगे? V1t। कितना चल जाएंगे? V1t। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक सर, तो x तो आ गया V1t। अच्छा, अब अगर आपको yz वाली कहानी चाहिए ना, तो क्या करें, क्या करें? अपन इस सर्कल को थोड़ा साइड व्यू देखते हैं। देखना ध्यान से, साइड व्यू। ओ हो, तुम ध्यान से देखो, इसको x को ऐसे ले लो, ऐसे देखना। तो आप ऐसे ले लो तो आपको z इधर आता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल सही। y आपको ऊपर आता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल सही। और आपका x आपको बाहर आता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल सही। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर हो गई, v2 अपना इधर हो गया और x अपना बाहर है, ऐसे v1 ऐसे बाहर है। अरे हाँ सर, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि भैया टक 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 टक, ये V1 ऐसे बाहर है, V2 इधर है, तो V2 क्रॉस V। मैं उस डायग्राम को ऐसे बनाता हूं, जो सर्कल बनेगा ना तुम्हारा ऐसे बनेगा। ओ ध्यान देखो तो ऐसे। अरे हाँ सर, बोलो समझ आ रहा है क्या? अरे सोच लो। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, जो सर्कल बना ना, इसका रेडियस कितना है? सर इसका रेडियस तो सर आपने अभी अभी लिखा mv2 बाई क्यूबी। अच्छा, ध्यान से देखो तो y और माइनस जेड एक्सिस में चल रहा है ये, y और माइनस जेड। 3D में आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए। मेनली देखो, फंडा तो खत्म हो गया, हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच। अब आपकी 3D में इमेजिनेशन होनी चाहिए, इधर से देखना आना चाहिए, उधर से देखना आना चाहिए, तभी आपको बात समझ आएगी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या है देखो, टी टाइम में कितना घूम गया सर? टी टाइम में घूम गया ओमेगा टी। ओ हो, तो फिर देखो अपना ये हो गया क्या चीज, ये हो गया अपना माइनस जेड कोऑर्डिनेट और ये अपना हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो तुम y को देखो ध्यान से तो तुम्हें y समझ में आएगा, r साइन ओमेगा टी, r साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू QB बाई m, और हाँ r की वैल्यू mv2 बाई QB साइन QB बाई m इंटू टी। डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। एक ही सवाल कराऊंगा, बहुत टाइम पास नहीं कराऊंगा, पर आपको कहानी समझ आनी चाहिए। ऐसे दो करा चुका था सर्कल वाले पहले, तो सोचो इनको भी और बड़ा करा जा सकता है। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर अपने को आना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। क्या जो मैं बोला चमका? हाँ सर, तो y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी mv2 बाई क्यूबी साइन क्यूबी बाई m इंटू टी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब क्या करें? z,
जेड देखो, जेड देखो, जेड देखो, जेड देखो, जेड देखो, जेड देखो ध्यान से। तो जेड क्या है? आर ऐसे लिखो इसको, माइनस माइनस क्योंकि जेड माइनस जेड एक्स की तरफ है, माइनस आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब माइनस एम वी टू बाई क्यू बी, गलत तो नहीं कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू बी बाई एम इंटू टी। अरे हाँ सर, तो देखो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब वो तो आर वेक्टर की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ सही लग रहा है सर, जबरदस्त सर, शानदार सर। बोलो आया कि नहीं आया? आया सर, आया सर, अच्छा लग रहा है सर, पक्का? यस सर। चलो देखो सुंदर सा डायग्राम बन रहा है। ओ हो, बिना एनिमेशन के। आंसर देख लेंगे बार अपन। हाँ ये तो अपन ने करा, ये भी अपन ने करा, ये देखो फील आई क्या? ओ हो, समझ में आ रहा है कैसे चल रहे हैं अपन? हाँ सर बिल्कुल सही सर। देखो ये देखो, जो अपन ने बनाया बिल्कुल ऐसे एनिमेशन में बनाया, मतलब जो करा जो समझा बिल्कुल सही, और आंसर भी वही आया। अरे आया कि नहीं आया? मतलब जो हमने फील करी थी, एनिमेशन सिर्फ फील के लिए दिखा रहा हूं। हाँ पर हमें वैसे ही, क्योंकि आपको जब खुद सोचोगे तो एनिमेशन थोड़ी मिलेंगे, तो आपकी सोच मेरी तरह चलनी चाहिए। ओके हाँ सर, समझ तो आया सर, अच्छा तो लगा सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर क्लियर, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, शानदार लगा, जबरदस्त लगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है सर, ऑल डन, ऑल सॉर्टेड, ओके डन। चलो भाई हो गया, ये बात सर अपने को समझ आ गई, अच्छी भी लग रही है। ठीक भाई बहुत बढ़िया, आप क्या करें, आगे आ जाओ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आंसर आ गया। देखो तो अगर कभी भी V और B में एंगल कुछ थीटा हो तो उसका पाथ हेलिकल होता है विद कांस्टेंट पिच। ये बात हमको समझ आती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट सर। बोलो पक्का? तुम देखो अपन ने 3 केस पढ़े भैया, V पैरेलल टू B बिल्कुल सही, V परपेंडिकुलर टू B बिल्कुल सही, V एंड B हैव सम एंगल थीटा। अपन कंक्लूड कर रहे हैं कहानी को, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है, और ये हेलिकल विद कांस्टेंट पिच। ये कहानी अपने को समझ आ गई भैया कि V और B में अगर एंगल हो तो फोर्सेस कैसे लगते हैं। अपने पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था? QV क्रॉस B। हाँ सर, उससे अपन ने बोला कि अगर फोर्स का फॉर्मूला QV क्रॉस B है तो अपने को क्या क्या आना चाहिए? V पैरेलल टू B कर लो तो क्या होगा, V परपेंडिकुलर टू B कर लो तो क्या होगा, V और B के बीच में कुछ एंगल हो तो क्या होगा। अब क्या करते हैं ना, वैसे अब जो पढ़ाने वाला हूं सही बताऊं तो उसकी पीएचडी तो बहुत ज्यादा होती है, अपन उसको एक थोड़ा सुपरफिशियल तरीके से ही करेंगे, क्योंकि इनका मिक्सचर आपका नहीं आता। सही बताऊं तो रियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां से चालू होता है। अगर आप एमएससी करोगे, एमएससी मतलब हायर स्टडीज में जाओगे आप, तो आपको वहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चालू होता हुआ नजर आएगा। 4 इक्वेशन बाद में बताऊंगा वो और ये। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमारे आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों एक साथ होती है। असलियत में तो एक साथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग थोड़ी एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टक टक टक, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, पहले ही बताया आपको, वेव ऐसे भागती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रियलिटी में तो किसी भी जगह पे किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, ध्यान दो, अभी तक आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे सिर्फ क्यू ही लगा रहे थे, अभी तक आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे सिर्फ क्यूवी क्रॉस भी लगा रहे हो। प्रैक्टिकल बात अगर आपको बताई जाए, ऑल दो फिर मैं कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा नहीं है आपके, इसलिए जितना मैं बता रहा हूं मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है जो बता रहा हूं, जो अभी पढ़ाऊंगा आपको, है ना। पर वो रियलिटी में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आगे जाके बहुत बड़ा होता है। तो रियल फोर्स जो है, अगर अपन बहुत सिंपल सी बात करें कि अगर किसी भी जगह पे प्रैक्टिकली सोचें तो एक चार्ज पार्टिकल है, मैं तो कह रहा हूं मान लो दौड़ रहा है वो, अगर वो दौड़ रहा है तो सोच के देखो क्या उस पे दोनों फोर्स होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लीजिए किसी जगह पर रखा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। अगर वो दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। हाँ सर, तो बेसिकली हम दोनों के मिक्सचर को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो लॉरेंज फोर्स हमारे लिए, ऑल्दो थोड़ा और डीप में जाता है, लॉरेंज फोर्स सिंपली
सम ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स यानी कि एफ नेट, एफ इक्वल टू किसी भी एक जगह पे क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस पी। ओ हो, ध्यान से देखो तो किसी भी जगह पे मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल ऐसे चार्ज क्यू ऐसे जा रहा है वी से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, ठीक। तो सोचो इस पे फोर्स क्या लगेगा, एफ नेट क्या हो, वो एफ नेट ही लॉरेंज फोर्स कहलाएगा, क्यू वी प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्या इज दैट लॉजिकल? यस सर। ऑल्दो फिर कह रहा हूं ये आपके ज्यादा नहीं आता, ये आपके ज्यादा नहीं आता, पर तुम तो इतना समझ लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करेंगी तो दोनों फोर्स लगेंगे, क्यू वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी, और दोनों के इंपैक्ट से वो बिहेव करेगा। ओके, सही बताओ तो इस कहानी के मतलब किस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। याद करो मैंने कहानी शुरुआत करी थी कि एक करंट कैरिंग वायर है, हाँ बिल्कुल, उसके पास में अगर एक चार्ज पार्टिकल रख दो, हाँ ऐसे क्यू, याद करो, हाँ सर बिल्कुल ऐसे करंट अपन ने लिया था, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर थी, तो याद कर ये वाला पार्टिकल ना ये ऐसे डेविएट हुआ था, डेविएट, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था। अब किसी एक आदमी ने आपसे सवाल पूछ लिया, फिर मैं कह रहा हूं इस सवाल में घुसने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये एहसास कराना चाहता हूं कि देखो इस तरह की बातें होती हैं, फिर मैं उसका कुछ कंक्लूजन थोड़ा सा आपको बता दूंगा रिजल्ट के फॉर्म में, बाकी आपको दिमाग में सेट रख रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ मोर देन ज्यादा पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टॉप रैंक लाने के लिए शायद ही जरूरत पड़ जाए, बिल्कुल 1st to 10, अरे हाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ बस, उससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं। चलिए आ जाइए, मान लीजिए एक आदमी बोले कि भाई आपने इसको वी रफ्तार दी, ठीक है, उसने बोला कि सर वी तो रिलेटिव रफ्तार है ना, वो बोला मैं तो एक लिफ्ट में बैठ जाऊं जिसमें वी से देखूं, इस आदमी के लिए पार्टिकल की रफ्तार 0 है। ये जो वी रफ्तार आपने क्यू चार्ज पार्टिकल को दी थी, ये तो ग्राउंड फ्रेम में थी, तो आपने बोला ग्राउंड फ्रेम में उस पर फोर्स लग गया क्यू वी क्रॉस बी, अरे हाँ, उसकी वजह से वो डेविएट हो गया। इस आदमी ने बोला भाई मेरे लिए तो रफ्तार ही नहीं है उसकी, क्यों? क्योंकि ये आदमी एक ऐसी लिफ्ट में है जो खुद वी से जा रहा है, तो उसने बोला मेरे लिए तो क्यों रेस्ट पर है, फिर ये क्यों डेविएट हो गया? पर डेविएट तो होगा, पर पार्टिकल डेविएट होगा। फिर तो क्या ये एक अच्छी बात है? कोई आपसे सवाल पूछ, ध्यान सुनना, जब हमने क्यू चार्ज को वैसे रफ्तार दी तो डेविएट हुआ, और हाँ सर डेविएट हो गया, हमें बाद में पता पड़ा, हमने अपना कंक्लूजन निकाला था कि भाई करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अच्छा उसकी वजह से फोर्स लगता है, क्यू वी क्रॉस भी हो रही है, डेविएट हो जाता है, बिल्कुल सही। किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सर अगर मैं एक ऐसी लिफ्ट में बैठ जाऊं तो खुद भी रफ्तार से जा रही है, तो क्या ये क्यू चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं होगा? डेविएट तो होगा। आदमी बोलेगा डेविएट तो हो रहा है, हाँ सर। तो फिर उस बच्चे ने पूछा सर उसके लिए तो रफ्तार ही नहीं थी, 0 रफ्तार थी आदमी के लिए, फिर कैसे डेविएट हो गया? अरे हाँ, इसका मतलब कुछ लफड़ा तो है। ध्यान से सोचो तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी डायरेक्ट पता पड़ रहा है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? रफ्तार डिपेंड करती है, डायरेक्ट पता पड़ रहा है। ध्यान से देखो, एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी फ्रेम पे डिपेंड करता है, तुम्हें ऐसे दिखाई नहीं देगा, असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम पे डिपेंड करती है, वो इंटरचेंजेबल होती है। इस फ्रेम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हो सकता है दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड उस तरीके से दिख रही हो। अच्छा, कैसे होती है, क्या होती है, बिल्कुल नहीं घुसना उसमें, बिल्कुल नहीं। असलियत में इस आदमी के लिए ये डेविएशन आता है, असलियत में इस आदमी का डेविएशन, इस आदमी के लिए डेविएशन, इस आदमी के लिए डेविएशन
इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्लेन होगा। फिर मैं कह रहा हूं इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बिल्कुल मैं थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं। बस इस कहानी से मैं समझाने चाह रहा था आपको कि देखो लोचा है, लोचा है। तुम्हें इस कहानी से इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, सुनना ध्यान से कि भाई पहली बात लॉरेंट फोर्स तो ये होता है सिंपल, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का समेशन। ठीक, एक बात याद रखना है, क्या याद क्या रखना है, सुनो, याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, या ऐसा समझो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, याद रखना है ये, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट लॉरेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तभी तो इस आदमी के लिए और जो आदमी रेस्ट पर है, इन दोनों के लिए डेविएशन सेम हुआ, क्योंकि दोनों इनर्शियल फ्रेम है। पर रेस्ट वाले ने बोला कि ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से घूमा, आदमी ने बोला, लेफ्ट वाले आदमी ने बोला ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से घूमा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटरचेंजेबल हो सकती हैं फ्रेम पर। इस कहानी पे यही पूर्ण विराम लगा दो, इस कहानी की डिटेल में और नहीं जाना है, बस दिमाग में थोड़ा सा याद रखना है। कहानी इसलिए सुनाई ताकि आपको ये समझ आए कि ये और डीप में बहुत जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, ये याद रखना है। पूरी स्लाइड मैंने क्या समझाया? पहली बात, लॉरेंट फोर्स इज व्हाट? इट इज सिंपली समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ मूविंग चार्ज, then the moving charge experiences both the forces, that is QE vector plus QV cross B vector, and this force is known as Lorentz force. And what we understood by our practical experiences is that electric force and magnetic force both depends on frame, but Lorentz force does not depend on frame. That is why we have raised a question: if suppose there is a charge particle which is moving with a velocity v near a current carrying wire, and there is a person in the left which is moving with the same velocity, then the person experiences the zero velocity of the particle, then it means it does not have any velocity in that particular person's frame. It means it is experiencing a different kind of force which is different from magnetic force, and that is equal to electric force. But for the person who is standing on the ground, then it experiences the same kind of deviation, but we can explain it by using electric force. Yes or no? Yes. क्या बोले सर आप? अच्छा बहुत लगा, समझ कुछ नहीं आया। अरे समझ आया होगा, अरे हाँ ना बोलो, आया होगा। जो बोला उसको मैंने अंग्रेजी में संवाद करके आपको बताया। ओ हो सर, हमें तो पता ही नहीं था आप अंग्रेजी भी बोल लेते। बोल लेता हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। चलो आ जाओ। ओ बोलो क्लियर? थोड़ी सी बात समझ आई क्या? मौज के साथ पढ़िए, खुश होके पढ़िए, जोरदार सब्जेक्ट है, शानदार सब्जेक्ट है, प्रेम करोगे मजा आएगा। और जो लगातार 11वीं से पढ़ रहे हैं उन्हें पक्का प्रेम हो गया होगा, उन्हें अच्छा लग रहा होगा। हाँ हमें फिजिक्स समझ आ रही है, गारंटी है मेरी इस बात की। अगर ध्यान से देखो तो एक कहानी हमें समझ में आएगी। अब अपन थोड़ा बहुत ना इस लॉरेंट्स फोर्स को पढ़ेंगे, थोड़ा सा मतलब कुछ सवाल ऐसे करेंगे जिनमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगा के करेंगे, बहुत खतरनाक प्रूफ भी उसके हो सकते हैं। चलो भाई, हो इस आदमी के लिए डेविएशन का ये तो जो मैंने बोला वो सब लिखा हुआ है। हो अब देख, क्या ये वाली कहानी समझ में आई जो मैं बोला? अरे पक्का लॉरेंट फोर्स क्या होता है वो भी समझ में आया? अब अपन ना कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तो फोर्स कैसे लगेंगे। देखो सिंपल, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो और पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो। तुम ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो T इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? Fe। सर Fe है QE नॉट, अरे हाँ इधर की तरफ, बिल्कुल सही। और मैग्नेटिक फोर्स कितना है? सर 0। क्यों? क्यों सर? वेलोसिटी है ही नहीं तो नेट फोर्स यही है। अरे हाँ सर, QE इधर एट T इक्वल टू T। सोचो क्या इस QE नॉट की वजह से क्या रफ्तार इधर आएगी? हाँ,
अगर रफ्तार इधर आएगी तो क्या वो ई के पैरेलल ही रहेगी? अरे हाँ, क्या ये फोर्स लीड्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? बिल्कुल सही बात सर, परफेक्ट बात सर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, चार्ज को रेस्ट पे छोड़ दे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। ओके, कुछ केसेस है याद रखने हैं, कुछ के प्रूफ बताऊंगा, कुछ को रटाऊंगा। तो लीड्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, लीड्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ओ माय गॉड, अब सोचो एक्स डायरेक्शन में अगर रफ्तार होगी vx, क्या दिस लीड्स टू एनी टाइम t मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। बोलो क्यों? ऑलवेज। बोलो क्यों? बिकॉज वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी आएगी वो तो एक्स डायरेक्शन में ही आएगी। हाँ सर, वो तो एक्स डायरेक्शन में ही आएगी। बिल्कुल सही बात है सर। अगर वो एक्स डायरेक्शन में आएगी तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे आ सकता है? क्योंकि v क्रॉस v तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि b एंड v पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा हमेशा q e नॉट। एफ नेट किसी भी टाइम t पर सिर्फ फोर्स रहेगा q e नॉट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। भैया रेस से स्टार्ट करें, फोर्स चेंज ही नहीं हो रहा, वो q e नॉट है, मतलब पार्टिकल बिल्कुल सीधा चलेगा। अरे हाँ, कितने एक्सेलरेशन से? सर q e नॉट बाई m। किसी भी टाइम t पे उसकी रफ्तार क्या होगी सर? q e नॉट बाई m इंटू टी। किसी भी टाइम t पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? हाफ ऑफ q e नॉट बाई m इंटू टी स्क्वायर। अरे हाँ सर, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, क्या हो? पैरेलल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तो भैया पाथ स्ट्रेट लाइन होगा सीधा। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, बिल्कुल सीधा होगा एकदम। और कैसे? सिंपल, भूल जाओ मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ कर ही नहीं रही। सिंपल मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वही वाला पाथ है जैसे कि सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, तो पाथ अपना कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या मास्टर की बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत शानदार, जबरदस्त, क्लैरिटी एकदम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक सर। अच्छा, तो लॉरेंट फोर्स आ गया ये कब? जब ई और वी कैसे हो? पैरेलल। ओके सर, बात क्लियर है सर, अच्छी भी लग रही है सर, बढ़िया भी लग रही है। अब सुन, आगे चलते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई। ओके देखो भाई, क्या आइए, चलो उतार लिया ये, उतार लिया ये। हाँ अब देखो, ओहो, मैं तो दूसरा केस लेता हूं कि ई और बी पैरेलल हो पर क्यू की रफ्तार या तो पैरेलल टू बोथ हो, या मैं तो कह रहा हूं एंटी पैरेलल टू बोथ हो। कैसे हो? एंटी पैरेलल। मैं तो कह रहा हूं क्यू जो है उसकी इनिशियल रफ्तार किधर की तरफ है? किधर की तरफ है? यू, ई और बी के पैरेलल। तुम ध्यान से देखो तो अब भी कभी भी मैग्नेटिक फोर्स इस केस में भी ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू जीरो ऑलवेज। सोचो अब ऐसा क्यों? देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी बिकम क्यू ई नॉट बाई एम ऑलवेज। सोचो क्यों? अरे u अगर पैरेलल टू e ही है तो मैग्नेटिक फोर्स तो इनिशियल जीरो है, और u अगर पैरेलल है e के तो उसी डायरेक्शन में रफ्तार बढ़ेगी, तो हमेशा v और b, हमेशा v वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर। अरे हाँ, तो फिर से वही बात, t टाइम बाद रफ्तार क्या हो जाएगी? u प्लस ए टी, और a ये रहा, और ये क्या होगा? ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है, परफेक्ट एकदम। और सुनो, सोचो अगर चार्ज प्लस क्यू ऐसे की बजाय ऐसे होता तो, चार्ज क्यू ऐसे की बजाय ऐसे होता तो, अरे कुछ नहीं होता यार, टाइम पास नहीं कर रहा हूं, पलट के वापस आ जाता।
ऐसे जाता, पहले पलटता, क्यों? क्योंकि एक्सलेशन तो इधर ही है, कितना? क्यू ई नॉट बाई एम, यानी कि दोनों केस क्यू इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो भैया पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा, अगर एंटी पैरेलल होगा तो पलट के वापस आ जाएगा। कब पलटेगा ये भी अपने को पता है, 0 इक्वल टू यू माइनस क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी, यानी कि टी इक्वल टू एम यू बाई क्यू ई नॉट। कितने टाइम पे पलट जाएगा? टी डैश मान लो इसको, उसके बाद चलता रहेगा। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। तो अगर वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल तब भी पाथ स्ट्रेट लाइन ही आना है, तब भी बात। तो तीन केस में पाथ स्ट्रेट लाइन आया। कौन से केस में? जब ई और बी पैरेलल हो, पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ो, या फिर इधर फेंको या इधर फेंको। हो। अब पता है, घर पे जाके सोचना, सोचना क्या सोचना? ये सोचना कि अगर ई और बी पैरेलल है, अगले टर्न पे यहीं से स्टार्ट करूंगा, ई एंड बी पैरेलल है और पार्टिकल को ऐसे परपेंडिकुलर फेंके तो क्या होगा? सोचना, सोच कर आना अगले टर्न पर। इसी सोच के साथ चालू करूंगा, यहीं से चालू करूंगा कि अगर ई वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है तो भैया बताओ कैसा पाथ होगा? पर वी परपेंडिकुलर टू ई एंड बी है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।